आप यह तो जानते ही हैं कि हम सभी अपना भोजन मूल रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। लेकिन पौधे ये भोजन कैसे बनाते हैं? तो पौधे यह भोजन फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तैयार करते हैं, जिसके लिए इन्हें सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की आवश्यकता होती है। पौधे सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित करते हैं, जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे छिद्रों, जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, इन छिद्रों के माध्यम से वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और पानी अपनी जड़ों के माध्यम से भूमि से अवशोषित करते हैं। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिसका सामान्य सरल रूप ग्लूकोज होता है। वास्तव में यही कार्बोहाइड्रेट भोजन होता है, यही ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, जिसे पौधे अपनी जड़ों, तनों, पत्तियों और बीजों में संचित कर सकते हैं। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में एक उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती है, जो कि सभी जीवों के लिए प्राणवायु है, और यह गैस वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। तो यह थी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की यह प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है? दरअसल पौधों के अंदर यह प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। इसका पहला चरण लाइट रिएक्शन यानी प्रकाश अभिक्रिया कहलाता है, क्योंकि इसके लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य होता है। इस चरण में प्रकाश ऊर्जा और पानी का उपयोग करके उच्च ऊर्जा वाले अणुओं एटीपी और एनएडीपीएच का उत्पादन किया जाता है। इनमें से एटीपी को कोशिका की ऊर्जा करेंसी भी कहा जाता है, क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि एनएडीपीएच एक इलेक्ट्रॉन वाहक अणु होता है, जो ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों और हाइड्रोजन आयनों को ट्रांसपोर्ट करता है। इसलिए ये दोनों अणु प्रकाश संश्लेषण के दूसरे चरण में ऊर्जा प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस चरण में एटीपी और एनएडीपीएच का उपयोग करके पौधों की पत्तियों द्वारा वायुमंडल से ग्रहण की गई कार्बन डाइऑक्साइड को शर्करा में परिवर्तित किया जाता है। यह एक चक्रीय चरण होता है और इसकी खोज मेल्विन केल्विन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, इसलिए उनके सम्मान में इस चरण को केल्विन चक्र कहा जाता है। अब यहाँ यह भी ध्यान रखें, जैसा कि हम देख सकते हैं कि केल्विन चक्र एटीपी और एनएडीपीएच पर निर्भर करता है, जो कि प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद हैं। यानी केल्विन चक्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए केल्विन चक्र को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया भी कहा जाता है। हालांकि इसी कारण कभी कभी इसे डार्क रिएक्शन या अप्रकाशी अभिक्रिया भी कह दिया जाता है, लेकिन ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि केल्विन चक्र रात के समय में यानी अंधेरे में, जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, तब संपन्न नहीं हो सकता है। इसका कारण यह है कि भले ही केल्विन चक्र प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश पर निर्भर नहीं होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रकाश पर निर्भर होता है, क्योंकि इसे एटीपी और एनएडीपीएच की आवश्यकता होती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया के द्वारा बनते हैं। इसलिए केल्विन चक्र दिन के समय ही संपन्न होता है। अंधेरे में यह केवल तभी तक हो सकता है जब तक इसके लिए प्रकाश अभिक्रिया के द्वारा पहले से बन चुके एटीपी और एनएडीपीएच की आपूर्ति होती रहती है, लेकिन उसके बाद यह अंधेरे में नहीं हो सकता है। इस प्रकार पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 2 चरणों यानी प्रकाश अभिक्रिया और केल्विन चक्र के द्वारा संपन्न होती है। अब इनमें से पहले चरण यानी प्रकाश अभिक्रिया के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में हम प्रकाश अभिक्रिया पर चर्चा नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम केवल केल्विन चक्र को समझेंगे। लेकिन यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो मेरा सुझाव है कि इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा पिछला वीडियो अवश्य देख लें, जिसमें हमने प्रकाश अभिक्रिया को समझाया है, ताकि आप केल्विन चक्र को आसानी से समझ सकें। ठीक है, अब चलिए केल्विन चक्र को विस्तार से समझते हैं। तो केल्विन चक्र की शुरुआत कार्बन फिक्सेशन यानी कार्बन के स्थिरीकरण के साथ होती है, और यह कार्य राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज नामक एंजाइम के द्वारा किया जाता है, जिसे हम संक्षिप्त रूप में रूबिस्को लिखते हैं, RUBISCO।
यहाँ आर का मतलब राइबोलोज है, BIS बिस का मतलब बिसफॉस्फेट है, C का मतलब कार्बोक्सिलेज है और O का मतलब ऑक्सीजनेज है। इस प्रकार यह रूबिस्को एंजाइम, जो संयोगवश पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन भी है, यह केल्विन चक्र को शुरू करता है। अब जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह एंजाइम दो कार्य कर सकता है। पहला है कार्बोक्सिलेशन या कार्बोक्सिलीकरण, जिसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ना। किसी अणु में यह कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ सकता है। और दूसरा है ऑक्सीजनेशन या ऑक्सीजनीकरण, जिसका मतलब है ऑक्सीजन को जोड़ना। ध्यान रहे, यहाँ ऑक्सीजनेशन का मतलब ऑक्सीकरण नहीं है। ऑक्सीजनेशन का मतलब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के जुड़ने या घुलने से है और यह एक भौतिक प्रक्रिया होती है, जबकि ऑक्सीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई अणु या तत्व इलेक्ट्रॉन खोता है और यह आवश्यक नहीं है कि हर ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन शामिल हो। ठीक है, अब इस वीडियो में हम रूबिस्को एंजाइम के केवल कार्बोक्सिलेशन कार्य को देखेंगे। हम इसके ऑक्सीजनेशन कार्य को अगले वीडियो में देखेंगे जब हम C4 पौधों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने समझा कि केल्विन चक्र की शुरुआत कार्बन के स्थिरीकरण के साथ होती है, जो कि रूबिस्को एंजाइम के द्वारा किया जाता है। लेकिन रूबिस्को एंजाइम यह कार्य कैसे करता है? तो इसके लिए यह एंजाइम वायुमंडल से ग्रहण की गई कार्बन डाइऑक्साइड को 5 कार्बन वाले इस स्थिर अणु में जोड़ता है, जिसे राइबोलोज बिसफॉस्फेट या RUBP कहा जाता है। यानी कार्बन फिक्सेशन के लिए रूबिस्को यहाँ RUBP का कार्बोक्सिलीकरण करता है। यह एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यही वह बिंदु है जहाँ से वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जैविक प्रणाली में प्रवेश करती है। अब जब एक कार्बन डाइऑक्साइड अणु 5 कार्बन वाले एक RUBP अणु से जुड़ता है, तब हमें 6 कार्बन वाला एक मध्यवर्ती अणु मिलता है। लेकिन यह मध्यवर्ती अणु अत्यधिक अस्थिर होता है और तुरंत ही 3 कार्बन वाले 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल अणुओं में टूट जाता है। इस अणु को संक्षेप में 3PGA भी कहा जाता है। तो यह था केल्विन चक्र का पहला चरण, जिसे हम कार्बन फिक्सेशन चरण या कार्बोक्सिलेशन चरण भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब इन 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल अणुओं का क्या होता है? तो अब इन अणुओं का रिडक्शन यानी अपचयन होता है, जिससे प्रत्येक 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल अणु एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या G3P अणु में बदल जाता है। लेकिन इस अपचयन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है और यहीं पर काम आते हैं ATP और NADPH, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया के दौरान पहले ही बन चुके हैं। यहाँ ATP आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है और NADPH इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। इस प्रकार अपचयन अभिक्रिया केल्विन चक्र का दूसरा चरण होती है, जिसमें 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल अणुओं से 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अणु बनते हैं। ठीक है, अब यह ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी 3 कार्बन वाला अणु होता है और इसे ग्लूकोज और अन्य कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए केल्विन चक्र के अगले चरण में इनमें से कुछ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अणुओं का उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है और बाकी अणुओं का उपयोग RUBP का पुनः उत्पादन करने के लिए कर लिया जाता है। वास्तव में केल्विन चक्र के इस चरण में अधिकांश ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अणु RUBP का पुनः उत्पादन करने में ही खर्च हो जाते हैं, क्योंकि यह केल्विन चक्र को फिर से शुरू करने के लिए, केल्विन चक्र को निरंतर बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है। और इसलिए केल्विन चक्र के इस चरण को, जो कि इसका तीसरा और अंतिम चरण होता है, इसे RUBP का रीजनरेशन या पुनरुत्पादन चरण कहा जाता है। यहाँ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से RUBP का पुनः उत्पादन करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए यह प्रक्रिया भी ATP की ऊर्जा से संचालित होती है। अब इस चरण में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के कितने अणु ग्लूकोज का निर्माण करने के लिए उपलब्ध होते हैं और कितने अणु RUBP का पुनः उत्पादन करने में खर्च हो जाते हैं,
यह समझने के लिए हमें केल्विन चक्र की इस संपूर्ण अभिक्रिया को संतुलित करना होगा, क्योंकि अभी यह संतुलित नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं कि पुनरुत्पादन चरण में 3 कार्बन वाले इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अणु से 5 कार्बन वाले RuBP अणु का उत्पादन हो रहा है। यह कैसे संभव है? इसका मतलब यहाँ हमें केल्विन चक्र की इस संपूर्ण अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता है। तो चलिए समझते हैं कि केल्विन चक्र की संतुलित अभिक्रिया क्या होगी। तो वास्तव में केल्विन चक्र के शुरू होने पर कार्बन डाइऑक्साइड के केवल एक अणु के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु केल्विन चक्र में प्रवेश करते हैं और रुबिस्को एंजाइम इनका स्थिरीकरण करने के लिए इन्हें 5 कार्बन वाले RuBP के 3 अणुओं के साथ जोड़ता है। यानी प्रत्येक RuBP अणु के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु जुड़ता है। इसलिए 6 कार्बन वाले मध्यवर्ती यौगिक के कुल 3 अणु मिलते हैं। अब चूंकि यह मध्यवर्ती यौगिक अत्यधिक अस्थिर होता है, इसलिए इसका प्रत्येक अणु तुरंत ही 3 कार्बन वाले 2 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल अणुओं में टूट जाता है। इस प्रकार यहाँ 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के कुल 6 अणु मिलते हैं। इसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के इन सभी 6 अणुओं को ATP और NADPH की मदद से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी G3P के 6 अणुओं में बदल दिया जाता है। यहाँ प्रत्येक फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल अणु को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अणु में बदलने के लिए एक ATP और एक NADPH की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यहाँ 6 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अणुओं का उत्पादन करने के लिए कुल 6 ATP अणु और 6 NADPH अणु खर्च हो जाते हैं। अब यहाँ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के जो 6 अणु मिलते हैं, इनमें से एक अणु का उपयोग ग्लूकोज का निर्माण करने के लिए कर लिया जाता है और बचे हुए 5 अणुओं से 3 RuBP अणुओं का उत्पादन किया जाता है ताकि केल्विन चक्र निरंतर चलता रहे। यहाँ भी प्रत्येक RuBP अणु का उत्पादन करने के लिए एक ATP अणु की आवश्यकता होती है। इसका मतलब RuBP के पुनरुत्पादन चरण में कुल 3 ATP अणु खर्च हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है, यानी इसमें कुल 6 कार्बन परमाणु हैं, जबकि G3P के एक अणु में केवल 3 कार्बन परमाणु हैं। इसका मतलब ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करने के लिए हमें एक और G3P अणु की आवश्यकता है। अन्य शब्दों में केवल एक G3P अणु से ग्लूकोज का एक अणु नहीं बन सकता, बल्कि ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए हमें 3 कार्बन वाले 2 G3P अणुओं की आवश्यकता है। अब यह दूसरा G3P अणु हमें कैसे प्राप्त होगा? तो इसके लिए केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु और प्रवेश करते हैं, जिससे हमें अंततः G3P के 2 अणु प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणु केल्विन चक्र में प्रवेश करते हैं, तब ग्लूकोज का एक अणु बनता है। ध्यान रहे कि यहाँ एक केल्विन चक्र का मतलब केवल एक कार्बन डाइऑक्साइड अणु का स्थिरीकरण है। इसलिए जब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु केल्विन चक्र में प्रवेश करते हैं, तब यह चक्र 6 बार संपन्न होता है। इसका मतलब ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए हमें 6 केल्विन चक्रों की आवश्यकता होती है, जिनमें से प्रत्येक केल्विन चक्र में एक कार्बन डाइऑक्साइड अणु का स्थिरीकरण होता है, और जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं का स्थिरीकरण हो जाता है, तब हमें G3P का एक अणु मिलता है। इसलिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं के स्थिरीकरण से हमें G3P के 2 अणु मिल जाते हैं, जिनसे ग्लूकोज का एक अणु बन जाता है। अब चलिए समझते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में ATP और NADPH के कुल कितने अणु खर्च होते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु केल्विन चक्र में प्रवेश करते हैं, तब हमें 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के कुल 6 अणु मिलते हैं, जिन्हें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 6 अणुओं में बदलने के लिए कुल 6 ATP अणु और 6 NADPH अणु खर्च होते हैं। इसके अलावा RuBP के पुनरुत्पादन चरण में 3 RuBP अणुओं का पुनः उत्पादन करने के लिए कुल 3 ATP अणु खर्च होते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं को स्थिर करने के लिए कुल 6 + 3 यानी 9 ATP और 6 NADPH अणुओं की आवश्यकता होती है। इसलिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं को स्थिर करने के लिए स्पष्ट रूप से 9 दूनी 18 ATP अणुओं और 6 दूनी 12 NADPH अणुओं की आवश्यकता होगी।
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे कुल 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं, 18 एटीपी अणुओं और 12 NADPH अणुओं का उपयोग करके एक ग्लूकोज अणु बनाते हैं।